ऑफलाइन का है। मुझे तो ऑफलाइन वगैरह कुछ भी नहीं बोला। एक बार ना कोऑर्डिनेटर कौन है, आप लोग पंजाब वाले स्टूडेंट हो तो रितु मैम से एक बार कनेक्ट कर लेना, जो भी आप लोग के मैसेज में है। हम तो दिल्ली के हैं। अच्छा, तो दिल्ली वाले कोऑर्डिनेटर जो है शायद पंकज सर हैं, तो उनसे कनेक्ट कर लेना कि क्या बात है। मुझे भी समझ नहीं आया टेस्ट का कैसा बोल रहे हैं वो, अभी तो टेस्ट तो कोई बात नहीं। खुशबू मैम का कॉल आया था। बस कुछ कहा नहीं मैम ने। सर ये कहा कि बेटा कल टेस्ट है ना, आप ये बता दो कि मतलब आप टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो ना। तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली से टेस्ट तो है, पर ये नहीं बोला कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा जी, एक बार ना मैडम से कनेक्ट कर लेना, बात कंफर्म कर लेना, ठीक है। सर मुझे सुना है तो मैंने कहा कि कल आपका वहाँ पे टेस्ट है, मतलब जहाँ पे ये वाला हुआ था हमारे इस वाले बैच का, वहीं पे आपका टेस्ट है, कल आ जाना। अच्छा जी, चलो ठीक। एक इमेज भेजी और एक मतलब पीडीएफ फॉर्म में भेजा, दोनों में टाइमिंग अलग अलग है। अच्छा, किस किस चैप्टर्स का है कुछ पता है क्या? मैंने डाला, मैसेज उन्होंने पढ़ा ही नहीं। चलो मैं बताता हूँ अभी कंफर्म करके बच्चों को, दोबारा से नोटिफिकेशन डलवाता हूँ। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे आ गए, टेस्ट वेस्ट को लेकर के सीरियस हैं, सारी चीज को लेकर सीरियस है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज मोहम्मद नमाज, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 7। आज हम ग्राफ देखेंगे, 11th फिजिक्स जेईई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज की तारीख है 4/1/25। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ, वेरिएबल एक्सेलरेशन और रिलेशन मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1D की बात करेंगे हम। और इनसे, इन टॉपिक से जो लास्ट ईयर या बैक टू बैक ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो 1 2 1 2 2 बैक टू बैक 24 से आप इन 5 सालों का नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था शायद मोशन इन 1D पढ़ाया, और मोशन इन 1D में मैंने आपको बताया कि इक्वेशंस क्या क्या हो जाएंगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस की माइनस मोशन 1D पढ़ा दिया ना। मोशन 1D इन ग्रेविटी एक्चुअली में मैं बार बार भूल जाता हूं, सर माइनस होगा, माइनस gt होगा, ठीक है। और s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g। अब ये बताओ वेलोसिटी जो होगी उसको कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है? जब अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव लेना है, ऊपर से नेगेटिव। हाँ, उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी की भी बात करेंगे, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? सर जब अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव। कहाँ से? हाँ, जहां से ओरिजिन है वहां से हम बात कर रहे हैं कि वो अगर पोजीशन बताना है हमको, तो वो फाइनल पोजीशन उसकी कहाँ पहुंची है उसको अगर हम देखेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम। अच्छा, यहाँ फाइनल पोजीशन की बात नहीं होगी, यहाँ एक्चुअली में डेल्टा एक्स हो रहा है ना, तो डेल्टा एक्स हो रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपने बिल्कुल सही बताया, और कि अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा। और फाइनल पोजीशन की हम बात करेंगे तो फाइनल पोजीशन आप निकाल सकते हो फॉर्मूला x माइनस एक्स नॉट से। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट क्या है बेटा? ओरिजिन पॉइंट। ना, यही इसीलिए क्लियर करने। अब मैं मान लेता हूं कि अगर यहाँ पे एक टावर है और यहाँ पे एक बॉल खड़ी है, और ये बॉल जो है h हाइट के टावर पर टॉप पर है, और मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूँ, करेक्ट, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ। तो बताओ एक्स नॉट मैं कहाँ लिखूं, ओरिजिन पे लिखूं कि यहाँ टावर के टॉप पे लिखूं? तो टावर के टॉप पे। टावर के टॉप पर सर। अच्छा, जो टावर के टॉप पे एक्स नॉट लिखा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि कुछ और होगी? जो सर कुछ और होगी। क्या होगी? हाँ, क्या होगी वैल्यू? सर हाइट के इक्वल। हाइट क्या दिया है हाइट मैंने? h पॉजिटिव एच लूं कि नेगेटिव एच लूं? पॉजिटिव एच। पॉजिटिव एच लूं। अब मैं कह रहा हूं मैंने गड्ढा खोद दिया है और इसको जमीन को मैंने ले लिया ओरिजिन, और यहाँ बॉल रखी हुई है, और ये गड्ढा जो है वो h1 हाइट का गड्ढा है। तो अब बताओ x1 कहाँ लिखूं, ओरिजिन पे लिखूं कि बॉल पे लिखूं? एक्स नॉट x1 कह रहा हूँ, x नॉट कहाँ लिखूं, ओरिजिन पे लिखूं कि बॉल पे लिखूं? सर बॉल पे एक्स नॉट। अच्छा, ये जो एक्स नॉट है इसकी वैल्यू 0 होगी कि समथिंग एल्स? नो सर, h1 के इक्वल होगी। हाँ, अच्छा h1 तो होगी, हाँ माइनस h1 होगी। वेरी गुड, अभी बात समझ में आया आप लोग को क्या बात कर रहा हूँ मैं? यस सर।
हाँ, अच्छा अब इस केस में आ जाओ कि मैं बोल दूं कि ऐसे बॉल ऊपर जाती है और यहाँ पर ऐसे नीचे गड्ढे में चली जाती है बॉल, ठीक है, तो और ये गड्ढा h1 हाइट पर है, ठीक है, तो x0 तो आपने बता दिया h है और पॉजिटिव h बता दिया, तो ये जो फाइनल पोजीशन हो इसको किस लेटर से लिखूं मैं? x। इस फाइनल पोजीशन को वैल्यू क्या लिखूं मैं? -h1 माइनस h की माइनस h1 नाम दिया ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से कितने गड्ढे पे है? h1। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यस सर। हाँ, तो अब आप मुझे डेल्टा एक्स बताओ, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल x माइनस x0, तो फाइनल पोजीशन क्या होगी? माइनस h1 माइनस x0 क्या हो गया आपका? h, पॉजिटिव h है तो सिर्फ पॉजिटिव h लिख देंगे। तो ये आपने निकाल लिया क्या? ये डेल्टा x क्या निकाला आपने? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। नहीं, सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोलिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं। डेल्टा x क्या कहलाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन क्या? डेल्टा एक्स कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को बाय डेफिनेशन आपने क्या बताया था? चेंज इन। डेल्टा एक्स क्या होगा बेटा? चेंज इन, हाँ सही, तो पोजीशन, हाँ चेंज इन पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? x0, फाइनल पोजीशन क्या है? x। चेंज इन पोजीशन से क्या निकलेगा आपका? हाँ, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। यहाँ तक बात साइन कन्वेंशन क्लियर है कि और क्लियर करवाऊं मैं? क्लियर है। चलिए क्लियर है, चलो अगर क्लियर है तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये काफी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का नहीं है लेकिन आप लोग अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा एक काम करो, कार्तिक पढ़ो जरा आप, या कार्तिक नहीं पढ़ेंगे आज, छवि बेटा कैन यू रीड? कोई हैंड रेस कर दो, चलो ठीक है। तान्या पढ़ो, तान्या पढ़ो आप। From the top of the tower, a ball is thrown vertically upward, which reaches the ground in 6 seconds. A second ball thrown vertically downward from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 seconds. The third ball released from the same location will reach the ground in dash second. हाँ, अब एक टावर है हमारे पास बेटा। अब जब ये जो टावर है ना, टावर के पर एक बॉल है और उस बॉल को कहाँ फेंका गया है? अपवर्ड फेंका गया है कि डाउनवर्ड फेंका गया है? अपवर्ड। किस वेलोसिटी से फेंका गया है मुझे नहीं पता, मान लेता हूँ यू वेलोसिटी से फेंका गया है। और वो जर्नी करता है, ग्राउंड को पहुंचता है। ग्राउंड को कितने सेकंड में पहुंचता है? 6 सेकंड्स में। जैसा हाँ 6 सेकंड्स में, जैसा इन्होंने बोला वैसा हम मान लेते हैं 6 सेकंड्स लगता है इसको ग्राउंड पहुंचने में। अच्छा, एक दूसरी बॉल है, उसको फेंका गया, लेकिन इसको किधर फेंका गया है? अपवर्ड फेंका गया कि डाउनवर्ड फेंका गया है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, इसको फेंका गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ड्रॉप किया गया है कि थ्रो किया गया है? थ्रो किया गया है। थ्रो किया गया है तो किस स्पीड से? सेम स्पीड से थ्रो किया गया है। ये लिखा हुआ क्वेश्चन में दिख रहा है आपको ग्रीन मार्कर का? यस सर। हाँ, तो इसको भी वेलोसिटी हम मान लेते हैं u, और ये किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब अभी यहाँ पे मैं पूछ लूं कि जो रेड वाला केस है उसमें u पॉजिटिव लेना होगा कि नेगेटिव लेना होगा? पॉजिटिव। और ग्रीन वाला जो केस है उसमें u पॉजिटिव लेना होगा कि नेगेटिव लेना होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। ना बेटा, u देखो, ग्रीन वाले में हम कहाँ फेंक रहे हैं? डाउनवर्ड फेंक रहे हैं कि अपवर्ड फेंक रहे हैं? डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड की सिंबल क्या होता है वेलोसिटी का? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, पॉजिटिव कि नेगेटिव? जो डाउनवर्ड का सिंबल होगा, अगर वेलोसिटी बॉडी को नीचे फेंका जाएगा तो वेलोसिटी को हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव लेना है। कार्तिक बेटा आपका क्लियर? इससे पहले क्लास नहीं किए हो क्या तुम? करे हैं सर, करे हैं। अच्छा, तो गड़बड़ क्यों बता रहे? तुम आंसर है, तुम लोग से तो उम्मीद है। चलो, अब ये जो टाइम ले रहा है डाउनवर्ड वाला, वो कितना टाइम ले रहा है ग्राउंड पहुंचने में? 1.5 सेकंड। तो इसको मैं फ्रैक्शन में 3/2 लिख लूं तो तुम लोग को कोई आंखों में कोई चुभ तो नहीं रहेगा? चुभेगा तो नहीं? सर सही है। नो सर। चलो ठीक है। अ थर्ड बॉल रीचेस। अच्छा, एक और बॉल है लेकिन उसको हमने थ्रो किया है कि हमने उसको ड्रॉप किया है? यहाँ पे थर्ड बॉल को क्या किया है? थ्रो किया है कि ड्रॉप किया है? ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। बात समझ में? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं
और भी इजी इजी क्वेश्चन आपको दे सकता था पीवाईक्यू के, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ताकि आप लोग सीखो। चलो अब फर्स्ट केस पे रेड वाले मार्कर पे फटाफट बताओ इक्वेशन कौन सी लगा लूं। अगर क्या बोला है, हाँ ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगा लूं जल्दी से बताओ। टाइम दे रखा यू दे रखा जल्दी बता दो। u प्लस 80 लगा लूं, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा लूं, u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लगा लूं, कहां से क्या लगाऊं। तो अब आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाँ हाफ 80 ये वाली, स्क्वायर। हाँ लेकिन चूंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखूंगा मैं। करेक्ट, करेक्ट है बेटा। यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी सिखाने के लिए आप बताओ कि जो रेड वाली बॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी आई और फाइनल पोजीशन ग्राउंड पे पहुंच गई एफ। तो अगर मैं आई से एफ की तरफ जाऊंगा तो एरो किधर होगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव एच लिखूं कि नेगेटिव एच लिखूं। नेगेटिव। हाँ बेटा नेगेटिव नेगेटिव एच लिखो। ठीक है, तो नेगेटिव एच लिख रहा हूँ। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इसको, अभी नहीं। नेगेटिव एच, इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता यू, लेकिन टाइम तो पता है मुझे। रेड वाले केस में कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड। सेकेंड। 6 यू हो जाएगा भाई। टाइम पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइनस को माइनस, हाफ को हाफ, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, या अभी जी रहने देता हूँ, बाद में रखेंगे। और टी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो क्या रहेगी, 6u माइनस 18g। करेक्ट है क्या बेटा। करेक्ट है, यहाँ तक बात सही है। यस सर। यस सर। अब ग्रीन वाला केस पकड़ते हैं। ग्रीन वाले केस में देखो वही इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसका भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव। हाँ, और इसके टावर की हाइट मैंने h मान रखी तो h रखा है। तो पॉजिटिव h की नेगेटिव h। सर नेगेटिव। नेगेटिव h। इनिशियल वेलोसिटी उसकी सेम है। यस सर। ठीक है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो पॉजिटिव यू लूं कि नेगेटिव यू लूं। सेम मतलब नंबर्स में सेम है, डायरेक्शन सेम है क्या ग्रीन वाले की। यस सर, डायरेक्शन सेम है। नहीं बेटा, रेड वाले की डायरेक्शन किधर है जब मैंने फेंका था तो अपवर्ड। और ग्रीन वाले की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो उसकी वेलोसिटी को मैं यू लूं कि माइनस यू लूं। माइनस यू। हाँ देखो, यही ध्यान रखना है और यही गड़बड़ करोगे तुम लोग की वेलोसिटी, यही सिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम। और टाइम कितना लगा है ग्रीन वाले को नीचे जाने में, 3/2 सेकंड। 3/2 3/2 1.5 सेकंड। हाफ जी की जगह टी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, 3/2 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 9/4 हो। अच्छा मैं इसकी वैल्यू भी यहाँ पे रख ही देता हूँ, जी की वैल्यू, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा हमारे लिए। 6u माइनस 180। अच्छा यहाँ पे मैं रखूंगा, सॉल्व करूंगा ग्रीन वाले को। तो ग्रीन वाले केस में आप लिखोगे माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस 3u/2, और ये हो जाएगा कितना बेटा, 93/u/2 माइनस 90/4। 90/4 हो गया 45/2 हो जाएगा। सही चल रहा है क्या मामला, सारी चीजें कुछ गड़बड़ नहीं। 90/8 होगा ना बेटा, 90/8 होगा, क्योंकि नीचे 2 है, 4 2 8। और थोड़ा सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 45/4। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। यस सर। चलो अब ये माइनस एच की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमको पता है, माइनस एच की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमको पता है कि कितनी, माइनस एच की क्या वैल्यू है, 6u माइनस 180। हाँ तो माइनस एच की वैल्यू जो इक्वेशन 1 इसको मान लो, इस इक्वेशन 2 में डाल देता हूं मैं, जो कि हो जाएगा 6u माइनस 180 इज इक्वल्स टू माइनस 3u/2 माइनस 45/4। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर भेज देंगे। 6u प्लस 3u/2 इज इक्वल्स टू माइनस 80 को उधर भेज देंगे, प्लस 180 हो जाएगा। 1 मिनट बेटा, बेटा आप लोग का बैच B03 है ना। यस सर। यस सर।
बेटा। ओ ठीक है, चलो अब देखो और मजा आएगा अब इसमें। अच्छा तो -180 + 180 हो गया, और ये क्या हो गया भाई -45/4 एज इट इज अपनी जगह पे रह जाए। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा, 6 2 12 13 14 15 u/2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करूंगा तो 18 4 का कितना हो जाएगा 720 720 हाँ -45/4। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 15 u इज इक्वल्स टू 720 में से 45 गया भाई 20 चला गया 700, और फिर 20 चला गया तो 680, फिर 5 चला गया तो 675 हो जाएगा। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 675/15। अब 5 3 15 मुझे दिख रहा है, 5 on the 5 70, 5 3 15, 25 5 5 25। अब ये 3 से भी कैंसिल होगा, 3 4 12, 15 3 5 15। तो इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी थी वो वैल्यू में हमको पता चल गई कितनी थी भाई 45 वैल्यू थी उसकी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि आपको चाहिए सर डिवाइड में 2 भी तो है। सर डिवाइड में 2 रह गया। अच्छा बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहीं कुछ ना कुछ एरर हो जाए तो बता दिया करिए, वेरी गुड। हाँ डिवाइड में 2 भी रह गया 45/2, और कुछ तो नहीं ना बचा है भाई, नहीं ठीक है 665 25/2, वेरी गुड, चलो शाबाश बहुत अच्छे। चलो अब मैं इस u की वैल्यू रख देता हूँ, किस इक्वेशन में रख दूं मैं, ये पहली वाली इक्वेशन में रख देता हूँ u की वैल्यू। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन में u की वैल्यू रख देता हूँ। पहली वाली इक्वेशन में -h इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड, वेरी गुड कार्तिक बहुत अच्छे। -h इज इक्वल्स टू 6u - 180, 6u - 180 -h इज इक्वल्स टू 6। अब पहले वाले केस में u की वैल्यू अपवर्ड थी तो पॉजिटिव है, तो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ 45/2 इंटू 45/2 -180, तो 2 3 हो जाएगा, और -h 45 3 कितना हो जाएगा बेटा 135 हो जाएगा क्या? हाँ, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 40 45 हो जाएगा क्या? करेक्ट है क्या कैलकुलेशन मेरा? कैलकुलेशन बताओ मेरा गलत है क्या? यस सर, h की वैल्यू 45 मीटर हो जाएगा। h की वैल्यू निकल गई। अब ये हमसे पूछ रहे थे, ये येलो वाला केस था कि येलो वाले केस में जब मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं तब आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा। तो येलो वाले केस में जब बॉल ड्रॉप हो रही है तो ड्रॉप के केस में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut -12 gt² था हमारे पास, और h की वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा h की वैल्यू पॉजिटिव होगी येलो वाले केस में कि नेगेटिव होगी? इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है? तो डाउनवर्ड तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव 45 की पॉजिटिव 45 नेगेटिव 45। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये टर्म खत्म हो गया, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g की वैल्यू 10 और t², यही तो निकालना है मुझे, नहीं पता मुझे। चलो अब इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 90 हो गया अपॉन 10 हो गया, t² की वैल्यू 9 हो गई, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सेकंड। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर, वेरी गुड, कार्तिक ने निकाल लिया, वेरी गुड। बाकी लोगों भी निकालने की कोशिश करो, ऐसे नहीं करो। तो इस तरीके से आपने रिकॉल टेस्ट में एक देख लिया, जेईई मेंस का 2024 का शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन देख लिया। अब ऐसे ही आपको टेम्परामेंट अपने अंदर डेवलप करना है ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस लगा लो। क्वेश्चंस है नहीं कुछ ऐसे मुश्किल, जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस समझाया है, वो यहाँ पे लगाना है, इक्वेशंस लगाना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना। तो आप 7th 8th क्लास से सीखते आ रहे हो कि 2 इक्वेशंस को 3 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या देखना है कि ये 4 इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ा दी थी, एक्चुअली में 5 इक्वेशंस थी, पढ़ा दी थी, साइन कन्वेंशन समझा दिया था, जिसको हमने आज सीख लिया। अब उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेट मोशन में वही इक्वेशन हम दोबारा से देख चुके थे। अब ग्राफ को देखना है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। देखो बेटा, हम जब ग्राफ देखेंगे तो कुछ टाइप्स के ग्राफ हमको देखना है, बेसिकली 2 ही टाइप के ग्राफ हमको देखना। तो पहले हम टाइप ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, फिर उसको अप्लाई करेंगे हम इसमें, हमारे मोशन में अप्लाई करेंगे उन ग्राफ को। हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का ग्राफ होता है और ग्राफ में हम स्लोप देखते हैं। अच्छा, अब ये आप एक ग्राफ देख रहे हो जो कि किस शेप का, स्ट्रेट लाइन शेप का, ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन शेप का, ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन शेप का। हर ग्राफ का एक स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है कि वो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। ऐसे उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ता है, तो हमको कोई एंगल मिलता है थीटा, हमको यहाँ पे कोई एंगल मिलता है थीटा। तो अब यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ एंगल मिल जाता है जब भी हम ग्राफ बनाते हैं स्ट्रेट लाइन का।
अब स्लोप की बात करें कि ये जो थीटा है, इस थीटा का मैं टेंजेंट ले लूंगा, अगर मैं टैन ले लूंगा थीटा का, तो ये टैन थीटा क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ कहलाता है। और जो थीटा होता है, टैन थीटा होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो टैन थीटा है वो एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर और ये बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस ट्रायंगल में देखो परपेंडिकुलर पर कौन सा क्वांटिटी है, कौन सा एक्सिस आ रहा है, तो परपेंडिकुलर में वाई एक्सिस आ रहा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कि बेस में कौन सा एक्सिस आ रहा है, बेस में कौन सा एक्सिस आ रहा है, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि स्लोप किसी भी क्वांटिटी का हमको निकालना है, उसका मतलब हमने उसका टैन थीटा निकाला। थीटा कैसे निकालना समझा दिया कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो एक्स एक्सिस से मैं ऐसे भी जा सकता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी थीटा हो सकता, लेकिन ये थीटा नहीं होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस से मैं ऐसे भी जा सकता था, ये भी थीटा बोल सकता था, लेकिन ये नहीं है। आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर जो एंगल मिल रहा है उसको हम बोलते हैं टैन थीटा। बड़ा आज वो हो गया थोड़ा सा, अभी कॉल भी आई थी, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया कि कोई बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, क्लास है नहीं है, ठीक है बेटा, अभी आ जाएंगे, पंजाब वाले बच्चे अभी आ नहीं पाए इसमें। टैन थीटा हो गया। अब बात करेंगे हम कि ये हमारा स्लोप टैन थीटा, और टैन थीटा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो होता है। एक्चुअली में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का रेशियो मतलब एक तरीके से dx वाई क्वांटिटी dy बाई dx, जो डिफरेंशिएशन हमारा dy बाई dx है वो एक्चुअली में हमारा स्लोप कहलाता है। अब इस स्लोप की मदद से हमको पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी निकल रही है और कौन सी क्वांटिटी नहीं निकल रही है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि स्लोप से क्वांटिटी निकलेगी? ये चीज आपको पता है वैसे भी, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि कौन सी क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं, बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कि मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर पोजीशन लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट लिया, और मैं कह रहा हूं मैं ऐसे ऐसे, ये आपने एक ग्राफ बना दिया मैंने, लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये एंगल थीटा है। तो आपको पता है कि स्लोप क्या होता है बेटा, जो एंगल है थीटा उसका टैन ले लो, यानी टैन थीटा ले लो। टैन थीटा क्या होता है? वाई क्वांटिटी और एक्स क्वांटिटी का रेशियो होता है, या दूसरे वर्ड्स में कहा जाए dx अपॉन dt होता है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है dx अपॉन dt कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? एक्सटी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेलोसिटी निकल जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी ले लूं, यहाँ पे टाइम ले लूं और यहाँ पे कोई एंगल थीटा ले लूं, तो स्लोप जो होगा वो टैन थीटा क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt को पढ़ते कैसे हैं? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन आएगा। तो स्लोप से आपको क्वांटिटीज निकल जाएंगी, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात तुमने क्या पढ़ा कि थीटा एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, इंक्लाइन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है वो देखते हैं। थीटा आपका 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। जो भी हम एंगल मेजर करेंगे 0 से 180 के बीच में ही आएगा, इंक्लूडिंग 0, 180 को नहीं लेंगे। अच्छा, तो स्लोप जो होगा वो m, स्लोप को किस लेटर से बात करते हैं? स्लोप को लेटर m से बात करते हैं, लेकिन वो मैथ्स में बात करते हैं, यहाँ आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना चाहो तो यूज कर सकते हो। अच्छा, अगर थीटा 90 हुआ तब m एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्लोप एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपने शायद मैथ में पढ़ रखा होगा कि अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो उसका स्लोप होगा यानी कि tan ऑफ 90, tan 90 क्या पहुंच जाता है भाई? इन्फिनिटी। और उसकी बात हम अनडिफाइंड करते हैं, उसकी बात ही नहीं करते हैं जब tan 90 होगा। अच्छा, अगर एंगल 0 होगा, जैसे बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है जो आपका सेकंड ग्राफ है? 0। थीटा यहाँ पे 0 होगा, कोई एंगल ही नहीं बना रही है, तो मैथमेटिकली उसको बोलते हैं कि 0 एंगल बना रही है। तो अगर मैं इसका tan थीटा निकालूं यानी tan 0 निकालूं तो कितना हो जाएगा? tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो वेलोसिटी कितनी हो गई? अगर xt ग्राफ है तो वेलोसिटी कितनी हो गई? अगर xt ग्राफ है, क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर xt ग्राफ है, ठीक है बेटा, अगर ये xt ग्राफ है,
ठीक है, अब यहाँ पे एंगल थीटा 0 हो गया। थीटा 0 होने का मतलब m यानी स्लोप यानी कि tan 0 क्या हो गया भाई, 0 हो गया। और आपको पता है कि जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ का, अभी आपने बताया कि जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें क्या देता है भाई, वेलोसिटी। तो इस केस में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0। बात समझ आई क्या कि फिर से समझाना पड़ेगा? हाँ सर। हाँ वेरी गुड। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू, अच्छा ये लाइन कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, इसको भी स्ट्रेट लाइन टू इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। अच्छा यहाँ पे जो tan थीटा है वो 90 से कम है, जो एंगल है वो 90 से कम है, इसको बोल देंगे कि 90 से कम एंगल दिख रहा है आपको साफ साफ। और यहाँ पर जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, एंगल यहाँ पे 90 से ज्यादा है। अब जब आप tan की वैल्यू 90 से कम लोगे तो वो tan की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं। और जब tan की वैल्यू 90 से ज्यादा हो, 120 हो गई, 120 हो गई, 135 हो गई, है ना बेटा, और 150 हो गई और 180 हो गई, जब tan की वैल्यू 90 से ज्यादा आती है तो आपको पता है कि वो वैल्यू पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है, नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे इसका स्लोप नेगेटिव है। और यहाँ tan 90 से एंगल 90 से कम होगा तो tan 90 पॉजिटिव आएगा, एंगल 90 से ज्यादा होगा तो tan 90 ज्यादा होगा। अच्छा इस स्लोप या इस ग्राफ का जो शेप है आपने बता दिया स्ट्रेट लाइन, इसका एंगल आप समझ ले कैसे लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके लेते हैं। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये भी आपने देख लिया, tan 90 पे क्या होगा ये भी आपने देख लिया। जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा तब एंगल 0 होगा, तब स्लोप 0 होगा, तब वेलोसिटी 0 हो जाएगी एक्सटी ग्राफ में, और वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी, ये जो ग्राफ की इक्वेशन होती है इस पैटर्न पर होती है, दैट इज पैटर्न इज नोन एज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के पैटर्न पर होती है। ये भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के पैटर्न पर, ये भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के पैटर्न पर है। इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। m क्या है, m आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। तो मैथ्स में भी है स्ट्रेट लाइन, एग्जैक्टली मैथ्स वाली ही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से। यहाँ पे m क्या हो गया आपका स्लोप, स्लोप निकालना अभी आपको मैंने समझा दिया। स्लोप समझ में आ गया सभी बच्चों को कि नहीं समझ में आई बात? यस सर। एक्स, अच्छा सी क्या है, सी कहलाता है इंटरसेप्ट। और ये इंटरसेप्ट क्या होता है कि ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कहाँ काट रहा है। अब ये वाई एक्सिस को यहाँ काट रहा है तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कहलाएगी क्या आपकी इंटरसेप्ट। ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को यहाँ काट रहा है तो ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या कहलाएगी इंटरसेप्ट। उसी तरीके से ये जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को यहाँ काट रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कहलाएगी इंटरसेप्ट। तो सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। कभी इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, कभी इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा, जब वो वाई एक्सिस को ऊपर काटेगा कि जब वो वाई एक्सिस को नीचे काटेगा। जब ऊपर काटेगा बेटा तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस को काट रहा है? पॉजिटिव। वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। यानी कि पूछा मैंने कि अगर मैंने ग्राफ ऐसे बना दिया तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, किस लेटर से दिखाऊं इसको मैं? सी। सी। क्या नाम है सी का? इंटरसेप्ट। अब ये एंगल क्या है, थीटा। सही एंगल लिया है कि ऐसे एंगल लेना चाहिए मुझे? ये वाला ये थीटा 1 सही है कि थीटा 2 सही है? थीटा 1 सही। इस थीटा 1 का मैं टेंजेंट ले लूं, क्या टैन ले लूं? टेंजेंट। हाँ, Yes, तो ये क्या कहलाता है? स्लोप। किस लेटर से लिखेंगे? M। तो अब इक्वेशन लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू m प्लस c। लेकिन अगर मैं ऐसे बना दूं तो अच्छा यहाँ पे c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर नेगेटिव। पहले वाले केस में बेटा पॉजिटिव। और दूसरे वाले केस में ये c क्या हो गया, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, c नेगेटिव। अच्छा पहले वाले केस में थीटा ग्रेटर देन थीटा 1 ग्रेटर देन 90 कि लेस देन 90? ग्रेटर देन 90 हो गया। और m क्या होगा बताया, नेगेटिव। यहाँ पर ये होगा थीटा, थीटा यहाँ पर ग्रेटर देन 90 लेस देन 90 है? m होगा, स्लोप होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। आज समझ में आएगी, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी और कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आपने समझ। अब यहाँ पे ये छोटू सा कोई लड़का है वो बॉल फेंक रहा है।
अब ये जो बॉल फेंक रहा है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया गया है, लेकिन पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के ये कर्विकल शेप का है, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हो कि जब बॉडी को ऊपर फेंका जाता है तो उसका एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से बनता है। आप देखो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पर भी बॉल का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर वो मैक्सिमम 20 यहाँ पर पहुंच रहा है तो ग्राफ में भी मैक्सिमम जा रहा है। तो इसका जैसे जैसे बॉल नीचे आती जा रही है वो भी बिल्कुल नीचे आते आते यहाँ पे पहुंच गया, यानी इसकी वैल्यू 20 से पहुंच गई 0 पर यहाँ पर आकर के। और टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, वो तो किसी से रुकने वाला नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, तुम करो ना करो, रेस्ट में रहो क्या करो, वो टाइम बढ़ता रहेगा। तो ये आपका ये आपका कर्विकल शेप का ग्राफ है, और एक्सटी ग्राफ कर्विकल होता है। कौन सा कर्विकल होता है अब हम आगे देखेंगे। जिस कर्विकल ग्राफ की बात मैं कर रहा था उसको बोलते हैं पैराबोलिक कर्व इक्वेशन या पैराबोलिक ग्राफ। ये यहाँ पे बताया गया है कि ये पैराबोला है, ये जो रेड वाला शेप है ये कर्व है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। ठीक है, इसका थोड़ा मैथमेटिकल मीनिंग ज्यादा बताई गई है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जब आपका इसी क्लास में है कि शायद 12th में है, जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे इसी क्लास में पढ़ोगे, ये फोकस पढ़ोगे, ये वर्टेक्स पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़ोगे, तो वो हमारे काम की नहीं। हमें ये समझना है कि जो पैराबोला है वो कितने टाइप का होता है, पैराबोला के शेप क्या क्या होते हैं और उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, और वो हमारे कब काम आएगा ये समझना है। अब आप देखोगे कि ये जो ऐसे सी शेप का है ये भी एक सी शेप का पैराबोला है। अब जो सी शेप का पैराबोला है, गुड इवनिंग, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे दूसरा टाइप का पैराबोला इन्वर्टेड उल्टा सी बन गया, तीसरा टाइप का पैराबोला बाउल बन गया, चौथा टाइप का पैराबोला उल्टा बाउल बन गया, इन्वर्टेड बाउल बन गया। तो जब ये सी टाइप का शेप बनेगा तो ग्राफ की इक्वेशन या पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, किस पैटर्न पे होगी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू kx पे होगी। जब वो उल्टा सी बनेगा तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस kx होगी। जब वो बाउल शेप का बनेगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ky पे होगी, और हमारा ज्यादातर बाउल केस पर ही रहेगा। और जब वो उल्टा बाउल बनेगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ky हो जाएगी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। हाँ, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, c कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 देखने को मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला है, करेक्ट कि इनकरेक्ट? क्या सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को ही बताती हैं? तो बात सही बोला मैंने कि गलत बोला? हाँ, अब आप सर्कल की भी इक्वेशन देख सकते हो, या आप उसकी देख लेना अगर आपने पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, आप जो है एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ बात तो सही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ये 2 वेरिएबल में हो जा रहा है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो पावर की इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल में हो जा रहा है। उसी तरीके से आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ रखी होगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। पढ़ा है क्या अभी आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन की? नहीं पढ़ा है सर? पढ़ लिया। यस सर, कॉनिक वगैरह पे। हाँ, सर्कल की इक्वेशन पढ़ रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी है 2 पावर की है, लेकिन 2 वेरिएबल में आ गई। ठीक है, दोनों वेरिएबल में पावर 2 है। तो जब आपको एक वेरिएबल पे पावर 2 मिले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक वेरिएबल पे पावर 2 मिले, तब समझ जाना कि वो किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की है कि सर्कल की है कि एलिप्स की है कि हाइपरबोला की। हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ सर। आई थिंक x बाय a स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, x बाय a होल स्क्वायर। नहीं सर, a स्क्वायर खाली। गलत। x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल 1। यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 पावर की इक्वेशन है, लेकिन दोनों वेरिएबल पे 2 पावर है। तो अब आप समझ जाओगे कि जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए लेकिन एक वेरिएबल पे पावर 2 हो, दूसरे वेरिएबल y पे पावर क्या है 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी? पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे इन्होंने d निकालने को बताया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने को बताया, उस डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन का निकाल सकते हो आप b स्क्वायर माइनस 4ac करके। फिर उसके बाद आप बाकी चीजें भी यहाँ पे देख लोगे कि y मिनिमम निकालोगे, फिर यहाँ से वर्टेक्स निकाल लोगे। वो मैथमेटिकल पार्ट है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ देखना है कि शेप क्या है, c उल्टा c, बाउल उल्टा बाउल, सी शेप की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू kx, उल्टे सी की इक्वेशन, इन्वर्टेड सी की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस kx, बाउल की इक्वेशन x स्क्वायर इक्वल्स टू ky। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, थर्ड वाला। और उसके बाद आप उल्टे बाउल की इक्वेशन देखोगे, क्या हो जाएगी बेटा, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ky। इसको थोड़ा ज्यादा याद रखना बाउल वाली को। अच्छा, यहाँ पे भी ये बाउल की इक्वेशन हो गई जो y ये वाली इक्वेशन को बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद
ये उल्टे बाउल की इक्वेशन यहाँ पे बता रहे हैं। ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पढ़ लेना होगा खुद से। ठीक है, बात समझ में आई क्या यहाँ तक बात आप लोगों को? यस सर। चलो अब अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिसकी हमने इक्वेशंस देख लिया, v square is equals to u square plus 2as, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, और डेल्टा x वाली इक्वेशन बताना, एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन। x नॉट प्लस सर x minus x naught ना is equals एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन बताइए, मैंने ये बोला है u plus v displacement is equals to average velocity u plus v by 2, और फिर इसे मल्टीप्लाई करूं time x equals to x naught plus ut plus half it is नहीं बेटा, distance. वो एवरेज वेलोसिटी इसमें नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? distance नहीं, डिस्प्लेसमेंट आएगी। इससे रिप्रेजेंट करते डिस्प्लेसमेंट को as delta x equals to u plus v upon 2 हाँ, ये किस फॉर्मूले पर, किस पैटर्न पर? एक और फॉर्मूला है जो इसी पैटर्न पर है, वो क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस इनटू स्पीड इनटू टाइम है सर। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब आपने ये सारी इक्वेशंस पहले से पढ़ रखी हैं, अब उन इक्वेशंस को हमने थोड़े से न्यूमेरिकल लगा रखे हैं। अब उनका हम ग्राफ देखेंगे कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा जिसकी 4 से 5 इक्वेशन आपने पढ़ रखी है, तब उसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ऐसे पैराबोलिक होगा। कोई सा भी चारों में से पैराबोला हो सकता है, लेकिन जनरली आपको ये बाउल वाला देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर उल्टा बाउल मिल रहा है इक्वेशन का, यहाँ पर सीधा बाउल मिल रहा है इक्वेशन का। अच्छा, उसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की अगर हम बात करें तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा? उसका वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहाँ पर हम बात करें उल्टे बाउल वाले की, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अच्छा, अगर हम उसके एटी ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगा, लेकिन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन कैसे होती है? उसकी इक्वेशन होती है y is equals to constant। अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ, ये अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे y is equals to माइनस कॉन्स्टेंट। माइनस सी क्यों लिया है? इसके लिए यहाँ पे मैंने माइनस सी क्यों लिया है? एक्सेलरेशन नेगेटिव। हाँ, क्योंकि ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बना है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना है? नेगेटिव। हाँ, ये ओरिजिन वाले एक्स एक्सिस से नीचे बन रहा है इसका, तो सी इसका नीचे साइड आ रहा है, तो यहाँ पर ऊपर बन रहा है, तो सी इसका ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि हम स्लोप निकालते हैं। भाई स्लोप आप निकाल सकते हो एंगल से निकाल करके आसानी से, लेकिन अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूंगा तो इस वाले ग्राफ में आप कैसे एंगल निकालोगे? तो शायद मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यहाँ पे आप स्लोप कैसे निकाल रहे थे। भाई इस पॉइंट को डायरेक्ट ज्वाइन कर दे रहे थे और फिर हॉरिजॉन्टल से जितना ये डेल्टा टी था और ये डेल्टा एक्स था, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी करके, और यही चीज क्या कहलाती थी? स्लोप। यही चीज उस टाइम आपको नहीं पता था, लेकिन अब आपको पता है यही चीज क्या कहलाती है भैया? स्लोप। बात समझ आई क्या क्या कहा मैंने? यस सर। ठीक है, yes, तो आपने एवरेज वेलोसिटी निकाला और आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकला? आपने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किया, और आपको ये भी पता है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देता है? वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी निकाली थी। अच्छा, हमने और टाइम छोटा किया था तो फिर आपने वेलोसिटी निकाली थी, लेकिन जब दोनों पॉइंट्स को मैं करीब लाते लाते जब एक ही पॉइंट पे ला रहा था, तब मैं कैसे स्लोप निकालूं? तब मैं क्या करूं? तो मैंने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ की थी जो उस पॉइंट को क्या करे, जस्ट टच करते हुए जाए, और ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? टैंजेंट बनाना पड़ेगा, और टैंजेंट कितना बना रहा है एंगल, उससे हम निकालेंगे स्लोप। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? तो जब हमारा ग्राफ कर्विकल होगा तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात तो पीछे कर चुके हैं, अब हमको वो नहीं करना है। अब हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पॉइंट बात करेंगे। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो एक टेंजेंट बना रहा हूं मैं ऐसे, और ये जो एंगल बन रहा है थीटा 1 बन रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पर बात करूं, या मैं दूसरा पेन से ले लेता हूं तो आसानी हो जाएगी। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो ये जो टेंजेंट बनेगा ये कुछ ऐसे टेंजेंट बनेगा। अब बताओ थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? थीटा 2।
थीटा 2 बढ़ा है। आपने देखा कि जब बॉडी येलो वाले मार्क से इधर ब्लू वाले मार्क पे गई, जैसे जैसे आगे बढ़ी गई, तो उसका थीटा बढ़ता गया कि थीटा इंक्रीज होता गया कि थीटा डिक्रीज होता गया? थीटा इंक्रीज होता जाएगा। अगर थीटा इंक्रीज होता जाएगा ना बेटा, तो tan थीटा भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे 0 से 90 की तरफ जाते जाओगे, tan की वैल्यू 0 से इंफिनिटी की तरफ बढ़ती जाएगी, यानी इंक्रीज होती जाएगी। सही बोला क्या मैंने? मैथमेटिकली सही है क्या बात मेरी? अच्छा, अगर tan थीटा इंक्रीज होता जाएगा तो tan थीटा इंक्रीज होने का मतलब स्लोप इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि tan थीटा ही क्या होता है? स्लोप होता है। और स्लोप अगर हम बात करें एक्सटी ग्राफ में, तो एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है हमको? dt देता है, वेलोसिटी देता है। यानी स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जाएगी कि डिक्रीज होती जाएगी? इंक्रीज। तो इसी एक्सटी ग्राफ का वीटी ग्राफ देखो, यहाँ पे वेलोसिटी u थी, फिर कुछ टाइम बाद बढ़ गई वेलोसिटी, फिर कुछ टाइम बाद बढ़ गई वेलोसिटी, फिर कुछ टाइम बाद बढ़ गई वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद बढ़ गई वेलोसिटी। यानी कि उसका वीटी ग्राफ में देख रहा हूं मैं कि वेलोसिटी इंक्रीज ही होते जा रही है। करेक्ट बनाया ग्राफ की इनकरेक्ट है? करेक्ट है। यहाँ पे आपने देखा वेलोसिटी बढ़ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्लोप। यहाँ पे तो स्लोप बहुत आसान है, चाहे मैं इस पॉइंट पे लूं तो भी एंगल थीटा होगा, इस पॉइंट पे लूं हॉरिजॉन्टल से तो भी एंगल सेम होगा, है ना? क्योंकि आपने पढ़ा ना कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई कट करता है तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया तो भी थीटा एंगल है, यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया तो भी थीटा एंगल है, यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाओगे थीटा। तो यहाँ पर वीटी ग्राफ में हर जगह पे जो इसका स्लोप आ रहा है वो सेम आ रहा है कि हर जगह पे स्लोप डिफरेंट आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, अब मैंने आपको बताया स्लोप एक्चुअल में क्या होता है? y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का रेशियो होता है, यानी कि d, यहाँ पे y क्वांटिटी कौन सी है? v अपॉन d, यहाँ पे x क्वांटिटी और dv अपॉन dt क्या देता है बेटा? आपने देखा कि जब ये स्ट्रेट लाइन था तो उसका स्लोप कांस्टेंट था कि नॉट कांस्टेंट था? कांस्टेंट। तो हमारा स्लोप कांस्टेंट हो गया, मतलब dv बाई dt कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। सही बात बताई मैंने? यस सर। अब उसका एटी ग्राफ देखो। एटी ग्राफ में देखोगे तो हमने क्या बनाया है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू। सर ये बताना कांस्टेंट स्लोप इज इक्वल टू dv बाय dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा। अच्छा, स्लोप एक्चुअल में पीछे मैंने आपको बताया होता क्या है? वो y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का रेशियो होता है। y में कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। और x में कौन सी क्वांटिटी है? टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम, इसको हम dv बाई dt भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस निकालते हैं हर वक्त, तो उसी चीज को हम इंस्टेंटेनियस का पूरा मतलब समझा चुका हूँ। मैं वही सेम चीज करते हैं, लेकिन बस एक छोटे से पॉइंट के लिए करते हैं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए सेम काम करते हैं। तो इसी वजह से मैंने इसको dv बाई t की जगह क्या लिख दिया? dv बाई dt लिख दिया। अब ये जो dv बाई dt हो गया वो किसी इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पे निकाला मैंने, इस इंस्टेंट पे निकाला मैंने, यहाँ वाले इंस्टेंट पे निकाला, हर वाले इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो वो dv बाई dt देगा। और dv बाई dt क्या बन जाता है बेटा? एक्सेलरेशन ही तो होता है, आपने पहले पढ़ रखा है। तो हमने देखा स्लोप यानी कि dv बाई dt, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप होता है dv बाई dt। dv बाई dt क्या बनाएगा? एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फिर कांस्टेंट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? क्या? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर एटी ग्राफ में आ जाओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आ जाओ, तो मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि कितना भी आते जाओ आगे टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी भी सी है, एक्सेलरेशन अभी भी सी है, एक्सेलरेशन अभी भी सी है। पीछे टाइम में देखूंगा तो अभी भी एक्सेलरेशन सी है, एक्सेलरेशन अभी भी सी है, एक्सेलरेशन घट ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा, सेम है। यानी कि यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी इस ग्राफ की, वो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू सी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपसे स्लोप पूछ लूं तो इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? tan थीटा कितना होगा? 0। जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका स्लोप क्या कहलाता है भाई? स्लोप बताया है y क्वांटिटी और x क्वांटिटी का रेशियो, यानी कि dA अपॉन dt हो जाएगा। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। यस सर। dA अपॉन dt हमें कुछ क्वांटिटी नहीं देता है, इसको नाम बोलते हैं जर्क, जो आपको पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हमने लिख दिया। खैर, बात समझ आई क्या? यस सर। ऐसे हो जाएगा भाई। अब आप देखोगे यहाँ पर उसी का अपोजिट काम किया है, डिक्रीजिंग वाली बात करेंगे। अब हम डिक्रीजिंग वाली बात कैसे करेंगे? एक मिनट बेटा। अब तो मैंने इंक्रीजिंग वेलोसिटी को दिखा दिया आपको। यहाँ पे बात ध्यान दो आप कि जब आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इस पॉइंट पे मैं बना रहा हूँ स्लोप,
ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैंने स्लोप बनाया तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये बना रहा था θ1 एंगल। अब मैं दूसरे मार्कर से यूज करता हूं और मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे स्लोप बनाऊंगा। तो जब आप इस पॉइंट पे स्लोप बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा। अब बताओ θ1 बड़ा है कि θ2 बड़ा है? थोड़ा यहाँ लेते हैं हम, है ना, थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। थीटा ये 2 हो गया। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, जब वो मोशन आगे बढ़ा, टाइम आगे बढ़ा, तो θ1 से θ2 पहुंचा। जब मैं θ1 से θ2 पहुंचा हूं तो एंगल पहले से इंक्रीज हो गया है कि पहले से डिक्रीज हो गया है? डिक्रीज। डिक्रीज हो गया। थीटा डिक्रीज होने का मतलब स्लोप क्या हुआ है? डिक्रीज, वेलोसिटी कम हुई है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। स्लोप थीटा डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया भैया? tan थीटा डिक्रीज हो गया। tan थीटा डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया भैया? स्लोप डिक्रीज हो गया। स्लोप क्या होता है भाई? y क्वांटिटी x क्वांटिटी का रेशियो, यानी कि dx अपॉन dt क्या हो गया? डिक्रीज। dx अपॉन dt का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। करेक्ट है बात? यहाँ तक समझ में आई क्या सारे बच्चों को? वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए यहाँ पर आपको दिख रही है। अब यहाँ पर देखो, इसी चीज का अगर हम वीटी ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी u थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम होती गई। हम देखते रह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम में आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं टाइम में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वेलोसिटी कम होते जा रही है। अब यहाँ पे मैं स्लोप लूं। अच्छा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंटली आप यहाँ पे एक बात बताना कि अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप ले रहा हूँ, चलो इस पॉइंट पे स्लोप ले रहा हूँ, तो ये वाला एंगल लूं, नीचे वाला थीटा लूं कि ऊपर वाला थीटा लूं? ऊपर वाला। हाँ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं, ऐसे उल्टी, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको मिलता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसका एंगल थीटा होगा। चाहे मैं यहाँ पे स्लोप लेता, अगर मैं यहाँ पे स्लोप लेता तो भी वो थीटा यहाँ बनता, या मैं यहाँ पे स्लोप लेता तो भी वो थीटा ही बनता। किसी भी पॉइंट पर ले लोगे, हर जगह आपको एंगल थीटा ही मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर पैरेलल लाइंस को कट करते हैं तो ये सारे एंगल्स क्या बन जाते हैं? ये सारे एंगल्स बन जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? थीटा यहाँ पे फिक्स है, कांस्टेंट है, करेक्ट है क्या? सर ये आप जो एंटी क्लॉकवाइज वाला कुछ कह रहे थे वो एक बार बता दो, वो समझ कौन सा नहीं बेटा? आया। सर वो आप थीटा कुछ अभी बता रहे थे ना, वो एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज वाला। देखो बेटा, हमने क्या किया कि एक ग्राफ बनाया, ठीक है, एक ग्राफ बनाया। अब ये ग्राफ बनाया मैंने। अब ये जो ग्राफ है ना बेटा, इसका हमको एंगल लेना है एक्स एक्सिस के साथ। ये हो गया एक्स एक्सिस, जिसको मैं ऐसे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जिसको दोबारा से हाईलाइट करो। एक्स एक्सिस से दो एंगल बन सकता है, एक ये वाला एंगल ऊपर की तरफ जा करके बनाने वाला हूँ, और एक ये वाला एंगल नीचे की तरफ। तो मुझे कौन सा वाला एंगल लेना चाहिए, ऊपर की तरफ जाने वाला कि नीचे की तरफ जाने वाला एंगल? एक्स एक्सिस से रिलेटेड वाला। ऊपर वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा मोशन ये नीचे से एक्स एक्सिस से ऊपर जा रहा हूं, तो ये मोशन क्लॉकवाइज कहलाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं एक्स एक्सिस से ऐसे नीचे साइड जा रहा हूं तो ये मोशन क्लॉकवाइज कहलाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा? क्लॉकवाइज। कौन सा लेना है, क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट हो गया, थीटा कांस्टेंट का मतलब tan थीटा कांस्टेंट हो गया, tan थीटा कांस्टेंट का मतलब dv अपॉन dt कांस्टेंट हो गया, और dv अपॉन dt कांस्टेंट हो गया मतलब कि dv अपॉन dt क्या देता है आपको? अच्छा, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 बन रहा है कि लेस देन 90 बन रहा है? ग्रेटर देन 90। अगर ग्रेटर देन 90 बन रहा है तो उसका स्लोप की वैल्यू यानी dv बाई dt की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? नेगेटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अगर आप इसका 80 ग्राफ देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ बनाया गया है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो इसको नेगेटिव वाई एक्सिस पर बनाया गया है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी। बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? अच्छा, उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे अच्छा एक ग्राफ बना दिया है उन्होंने कि देखो यहाँ पर एक कार ऐसे चल रही है, तो जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी यहाँ पर, अच्छा वेलोसिटी धीरे धीरे कार आगे बढ़ रही है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, फिक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, फिर कार रुक जाती है, यहाँ पे आकर के कार रुक जाती है। तो जब कार रुक जाती है ना बेटा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर ऐसे बनाया जा रहा है जीरो। यहाँ पर जब कार रुक गई है तो रेड वाले से जो मैंने बनाया है वो आपको वेलोसिटी जीरो दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि अब वो कार यहाँ से पीछे की तरफ जा रही है। अब अगर वो पीछे की तरफ जा रही है ना बेटा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अब क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी कि नेगेटिव हो जाएगी? नेगेटिव। अब जो यहाँ
रुकने के बाद जो यहाँ पे जो ग्राफ बनाया जा रहा है ना, वो ऐसे इस एक्सिस पे बनाया जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे बनाया जा रहा है। और शुरू में जब वो आगे की तरफ बढ़ रही थी तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बनाया जाता है। करेक्ट है क्या? सही बात बोला मैंने की? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? सॉरी वेरी गुड। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जब आगे बढ़ रही थी तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और जब पीछे जा रही है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। सही बोला मैंने, बोलने में गलत कर। ठीक, बात समझ आई? अब इसी कार के मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखो कि जैसे जैसे जब वो कार आगे बढ़ रही थी तो आप ध्यान दोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ ऐसे स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ जा रहा था। फिर इसका जब कार रुक जाती है तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यानी कि डिस्प्लेस पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, वही पोजीशन। अब जब कार पीछे जा रही है तो इसकी पोजीशन वापस पोजीशन पे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ग्राफ वापस से नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे पहुंच के अब वो एग्जैक्टली उसी जगह पे पहुंच गया जहां से इसने शुरू किया था, यानी ये वाली जगह पे पहुंच गया। तो जब वो मूव आगे करता है तो ग्राफ आगे की तरफ बढ़ता जाता है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जब टाइम कार रुकती है थोड़ी देर के लिए तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, टाइम रुक गया है और टाइम बढ़ रहा है और कार रुक गई है, तो पॉजिटिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ बना। फिर वो पीछे डायरेक्शन में जाता है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगता है, उसका स्लोप नेगेटिव हो जाता है, वापस जाते वापस वहीं पे आ गया जो शुरू में था, यानी x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पे। ये x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन से ऊपर जाता है यहाँ तक, x पोजीशन तक, फिर वापस से यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पर आ गया। ये ऐसे x एक्सिस पे, y एक्सिस पे देखते हैं ये चीज एक्चुअली में। ये यहाँ पर जब पहुंचा तो इसका y एक्सिस कितना है? 0 है, तो यानी कि पोजीशन 0 हो गई। समझ आई क्या बात? की बहुत जो बोले मैंने हम समझाई? अच्छा जी बेटा, अब आगे देखते हैं। यही सेम बात जो है ना आपको समझाई, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ उसी चीज का देख लो जो पीछे मैंने ग्राफ बोला। यहाँ पे मैंने ग्राफ क्या बताया था कि ये कौन सा शेप का ग्राफ है बेटा? पैराबोला है। पैराबोला का कौन सा आपको शेप दिख रहा है? ये बाउल दिख रहा है, इन्वर्टेड बाउल दिख रहा है, सी दिख रहा है, इन्वर्टेड सी दिख रहा है। इन्वर्टेड बाउल की क्या इक्वेशन थी? x square equals to माइनस के वाई। x मतलब x एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है? टाइम है कि पोजीशन है? टाइम। तो यहाँ x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, टाइम स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल्स को इक्वल्स, माइनस को माइनस, कांस्टेंट के को वही रहने दो। y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है? यहाँ पर पोजीशन है कि टाइम है? तो यहाँ एक्स लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, या एक्स ही लिख दूं तो आप लोग शायद क्लियर ही रहेगा कि एक्स का मतलब पोजीशन की बात कर रहे हैं सर। ये बात समझ में आई क्या? अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो। कंफ्यूजन है तो मैं एस लिख दूंगा, एस मतलब पोजीशन। सर एस लिख दिया, एस लिख दिया ताकि आपको दोबारा नोट्स में कंफ्यूजन ना हो। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। जब अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो, उस केस में मैंने बॉल को ऊपर फेंका था, वो ऊपर जाके नीचे की तरफ आ रही थी, तो पूरे मोशन का ग्राफ बनाया। यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, मान लेते हैं कौन खड़ा है भाई? महक खड़ी है। अब जब महक खड़ी होकर के बॉल ड्रॉप कर रही है तो हो क्या रहा है कि जब उसने ड्रॉप किया महक ने, तो शुरू में वेलोसिटी क्या थी? उसकी 0 थी। अच्छा, जब वेलोसिटी 0 थी, अब जैसे जैसे बॉल नीचे जा रही है उसकी वेलोसिटी आपको पता है इंक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, कांस्टेंट रहेगी? सर इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप वीटी ग्राफ देख सकते हो बेटा आराम से कि कैसे कैसे इसकी वेलोसिटी ऐसे इंक्रीज होते जा रही है। बात समझ आई क्या? यस सर। अच्छा, ये वीटी ग्राफ कौन सा शेप का है? स्ट्रेट लाइन। तो अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका एक्सटी ग्राफ किस शेप का बनेगा? एक्सटी ग्राफ आपको यहाँ की किस शेप का दिख रहा है? अगर वीटी स्ट्रेट लाइन का है तो एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? उसका किस शेप का बनेगा? बाउल शेप का। हाँ, पैराबोला बोल लो, चाहे बाउल शेप का पैराबोला बोल लो। तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ उसका देख लिया, या एक्सटी ग्राफ देख लिया, किस शेप का बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है आपको। ये पूरा पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन बाउल का एक पार्ट बन गया। ऐसे पूरा बाउल ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम पूरा बाउल नहीं बना रहे हैं, तो आपको बाउल का एक पार्ट बनता हुआ दिख जा रहा है। ये पैराबोला का एक पार्ट बना दिया गया है, पैराबोला ही है ये ग्राफ। बात समझ आई क्या? अब आपको समझ में आ गया कि अगर वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहे, वेलोसिटी अगर आपकी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप क्या होगा? पैराबोला। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ शेप पूछा है ना बेटा मैंने। स्ट्रेट लाइंस। हाँ,
और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप कांस्टेंट होगा। और इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? y equals to mx plus c। वेरी गुड, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ का शेप क्या होगा? पैराबोला। पैराबोला। कौन सा पैराबोला होगा चारों में से, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, और पैराबोला की, अच्छा यहाँ पे देख के बताओ पैराबोला की इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? x equal to ky। अच्छा, अगर इस वाले पैराबोला की बात करूं तब इक्वेशन क्या होगी? x square is equal to minus ky। माइनस ky। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन में बात करूं तो y इज इक्वल टू mx था ना, m यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो माइनस mx लिखोगे। स्लोप, अच्छा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यहाँ पे कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। बात समझ में आई बात? हाँ, यहाँ पे हाँ m है वो, यहाँ पे एंगल आपको दिख रहा है 90 से कम है। अगर एंगल 90 से कम है तो स्लोप m पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे आपको एंगल क्या दिख रहा है? 90 से ज्यादा दिख रहा है, यानी स्लोप m क्या होगा आपका? नेगेटिव। क्या क्लियर है सारी चीजें? अब आपका ग्राफ का पार्ट कंप्लीट हो गया, आपने क्लियर कर लिया ग्राफ। एक और बात देख लेते हैं, कुछ उसी के स्पेशल केसेस हैं कि अगर जीरो वेलोसिटी होगी, अगर वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी अगर जीरो होगी तब उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? भाई अगर वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब, अच्छा एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भैया? एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी निकालने के लिए आपको बताया उसका स्लोप निकालो, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो स्लोप निकालोगे। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? थीटा 0। तो उसका tan थीटा क्या हो जाएगा? 0। tan 0। यानी कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप आप यहाँ पर देखोगे तो 0 आ रहा है, और एक्सटी ग्राफ का स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है? वेलोसिटी। हाँ, तो जो वेलोसिटी हुआ इस केस में, स्लोप जो हुआ जिसको dx अपॉन dt बोलते हैं, जो कि tan थीटा होता है, इस केस में tan 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। बात समझ आई क्या? इस लाइन का इक्वेशन बताओ। y is equal to c। mx plus c। ना बेटा, y is equal to mx plus c तो है, बात तो सही है, लेकिन m की वैल्यू क्या है? स्लोप कितना है यहाँ पर? 0। तो अगर मैं उस 0 को रख दूंगा तो 0x plus c हो जाएगा क्या? फिर फाइनली y is equal to c बन जाएगा क्या? जब पैरेलल टू x एक्सिस हो तो डायरेक्ट बोल दो कि y is equal to, वो है mx plus c है, लेकिन m की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट बताओ। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी फिक्स है कि इंक्रीज कर रही है? फिक्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बन गया, यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल थीटा 1 होगा कि थीटा होगा? यहाँ पे एंगल थीटा 1 होगा तो थीटा होगा, थीटा। तो हर जगह थीटा है। अगर हर जगह थीटा है तो स्लोप हर जगह फिक्स है कि नॉट फिक्स? हाँ, तो tan थीटा भी हर जगह फिक्स, और tan थीटा मतलब या स्लोप मतलब dx अपॉन dt, वो भी क्या हो जाएगा? फिक्स, कांस्टेंट। हाँ, फिक्स हो गया। और dx अपॉन dt क्या देता है? कौन सी क्वांटिटी देता है भाई? तो यहाँ पे देखो कि tan थीटा कांस्टेंट, तो tan थीटा dx अपॉन dt ये भी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी पार्टिकल की क्या हो गई? कांस्टेंट। यहाँ पे इक्वेशन बताओ ग्राफ की। y is equal to mx plus c। अच्छा, m यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एंगल देख के बताओ। पॉजिटिव। एंगल ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है? यहाँ पे लेस देन 90। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ बताओ कि अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? पहला केस लेते हैं कि अगर वो इंक्रीज होती है वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे शेप दिया गया है कि ये कौन सा शेप है? पैराबोला में कौन सा शेप है? सी इन्वर्टेड सी, बाउल इन्वर्टेड बाउल, बाउल का शेप का इक्वेशन क्या थी? x square is equal to ky। यहाँ x एक्सिस पर क्या है? टाइम। तो टी स्क्वायर लिख दूं? यस सर। इक्वल को इक्वल लिख दूं? के को y एक्सिस पर क्या है? पोजीशन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या यही लिखा हुआ है क्या? x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वही चीज तो हमने बनाया है, x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने 1 ली है, वो तुम मत ध्यान दो, ठीक है? यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बन जाएगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आपको दिया जाए।
बात समझ आई क्या? यस अच्छा, अब इस पॉइंट पर आप क्या लो कि हाँ, अब इस पॉइंट पर आप क्या लो, यहाँ पर इस पॉइंट पर लो स्लोप। स्लोप लेने का मतलब, किसी पॉइंट पर स्लोप लेने का मतलब क्या बनाओ? टेंजेंट बना दो। तो ये एंगल बना रहा थीटा। अब यहाँ पर मैं अगर टेंजेंट बना रहा हूं तो ये भी एंगल बना रहा है, देखो ये थीटा बना रहा है। अब ये इस पॉइंट पर अगर मैं लेता हूं, अगर मैं इस पॉइंट पर लेता हूं तो ये कुछ ऐसे टेंजेंट बनेगा। तो ये थीटा, भैया जो रेड वाला थीटा है वो थीटा 1 ले लेते हैं इसको, रेड वाले को, और थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2 जाने पर थीटा 1 बढ़ा है कि थीटा 2 बढ़ा है? थीटा 2। तो जब थीटा 1 से थीटा 2 की तरफ जा रहे हैं तो थीटा एंगल इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो स्लोप इंक्रीज होगा और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो dx by dt, इंक्रीज और dx by dt को कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे dx by dt tan थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी। उसी का उल्टा देखो, ये कौन सा शेप हो गया भाई? इन्वर्टेड बाउल। हाँ, ये सी वाला नहीं, इन्वर्टेड बाउल है, इन्वर्टेड बाउल है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड बाउल में देखो तुम, इस पॉइंट पे मैंने एंगल लिए, थीटा 1 हो गया। इस पॉइंट पे अगर मैं एंगल लेता हूँ और उसको रेड मार्कर से बनाता हूँ तो ऐसे टच करते हुए ऐसे जाएगा। तो अब बताओ, यहाँ से थीटा 1 ये था, थीटा 2 ये था। थीटा 1 से थीटा 2 जा रहा हूँ तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है एंगल? डिक्रीज। थीटा 1 से थीटा 2 जाने पर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब उसका स्लोप कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। dx by dt वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रहा है। हाँ भाई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बोलो भाई। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, यानी dx by dt डिक्रीज हो रहा है। dx by dt tan थीटा हो गया, डिक्रीज हो रहा है, हम बोलेंगे क्या? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। बात समझ आई क्या सारे बच्चों को? यस यस। अब यहाँ पर ये इन्होंने हाँ बेटा, यहाँ पर एक रेड कार है, जो सॉरी ब्लू कार है, वो भी बताओ देख करके ग्राफ से कि उसकी वेलोसिटी फिक्स है कि नॉट फिक्स है। ब्लू वाला ग्राफ देख के बताओ। सब फिक्स है। फिक्स है। तो इस ब्लू वाले की इक्वेशन हम लिख लेते हैं ब्लू कलर से, बताओ। y is equal to c। c की वैल्यू पता चल रही क्या? 4 और 8 के बीच में कुछ दिख रहा है क्या? 4 6। वेरी गुड। रेड वाले को देख के बताओ वेलोसिटी फिक्स है कि नॉट फिक्स है? नो फिक्स है सर। हाँ, देख रहे हो ना, यहाँ पे वही वेलोसिटी, वही 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 सेम, हर पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी ये आ रही। किस क्या लिखो इक्वेशन? y equals to y c। is equals to 20। अच्छा, y एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी। तो y की जगह वेलोसिटी v लिख देता हूँ, और यहाँ पे y की जगह, और यहाँ पे y की जगह वेलोसिटी v लिख देता हूँ। बात समझ आई क्या आप सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। हाँ, ग्राफ आप लोग का स्ट्रांग हो गया। अच्छा, अभी एक और बात बची है, एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, आपने देख रखा है कि यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 0। थीटा 0 हो गया, tan थीटा 0 हो गया, और अगर एक्सेलरेशन फिर क्या हो गया? राइट, tan थीटा 0। अच्छा, इसका वो ले लोगे, क्या बोलते हैं, स्लोप ले लोगे तो dA by dt। dA by dt का क्या नाम दिया था मैंने? जर्क। हालांकि आपसे रिलेटेड नहीं है तो जर्क 0 हो गया। यहाँ पे देखोगे कि एक्सेलरेशन इंक्रीज करता जा रहा है कि डिक्रीज करता जा रहा है? यहाँ पे आप देख रहे हो। अच्छा, हर जगह पे थीटा सेम है कि डिफरेंट आ रहा है? dt यानी tan थीटा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब फिक्स नहीं है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज बोल रहा है। इंक्रीज बोल रहा है इक्वल इंक्रीज हो रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल इंक्रीज हो रहा है, ये मतलब होता है यूनिफॉर्मली इंक्रीज का। यूनिफॉर्म नहीं बोला है, यूनिफॉर्म इंक्रीज बोला है। बात समझ आई आप लोग को कि क्या बोल रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म नहीं बोला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग हो जाएगा, घटता जाएगा, और घटने का आप दिख रहे हो कि यहाँ पर क्या है भैया? थीटा ग्रेटर देन 90, लेस देन 90 है? ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ पर जो dA by dt आएगा नेगेटिव आएगा। जो dt जर्क से मतलब नहीं है हम लोग को उतना कोई खास। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन डिक्रीज। अच्छा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे आप देख के बताओ कि ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन हुआ है, जिसको मैंने येलो कलर से बोला है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का केस है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का केस है? इन ग्राफ को देख के बताओ। नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखो, एक्सेलरेशन फिक्स दिखा रहा है कि नॉट फिक्स दिखा रहा है?
फिक्स दिखाना। तो अगर फिक्स दिखा रहा है तो किस टाइप, इसीलिए मैं एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पूछता हूँ जिसे मुझे पता है जिसमें तुम गलत करोगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर फिक्स दिखा रहा है तो कौन किस टाइप का मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी पढ़ना है हमको, लेकिन वो थोड़ा अलग से पढ़ना। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वीटी ग्राफ किस शेप का होगा? स्ट्रेट लाइन। हाँ, और एक्सटी ग्राफ किस शेप का होगा? पैराबोला। एक्सटी ग्राफ जो है वो पैराबोला है। पैराबोला किस शेप का आ रहा है? बाउल, इन्वर्टेड बाउल, सी इन्वर्टेड सी, बाउल शेप का। इंक्रीजिंग वेलोसिटी है कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी है? इंक्रीजिंग। अब वेलोसिटी वीटी ग्राफ से भी साफ देख के बता सकते हो इंक्रीजिंग। तो ये सारी चीजें आपने कर लिया। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, आज की ही नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। आई बात समझ में क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। आज हमने देख लिया क्या? ग्राफ। आज हमने कितने टाइप के ग्राफ देखे? आज हमने एक्सटी ग्राफ देखा, आज हमने वीटी ग्राफ देखा, आज हमने एटी ग्राफ देखा, आज हमने स्लोप देखा। स्लोप में दो टाइप की बात देखी, अगर 90 से ज्यादा हुआ और 90 से कम हुआ, ठीक है। और हमने क्या देखा भाई? और हमने स्पेशल केसेस ऑफ द ग्राफ देखी कि जब बॉल स्पेशल केसेस देखे किस किस के लिए। एक्सटी ग्राफ में स्पेशल केसेस की बॉल रुकी हुई है, इंक्रीज कर रहा है, अब पैराबोलिक इंक्रीज कर रहा है, पैराबोलिक डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हमने एटी ग्राफ भी देखा, और सारी चीजें तो देखी ही। अब उसमें और कुछ बताने वाली बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि और कुछ। टाइप्स ऑफ ग्राफ बोल तो दिया, एक्सटीवीटी, एटी ग्राफ, और किस टाइप? अच्छा, वो ग्राफ एक्चुअल मैथमेटिकल ग्राफ। हाँ, तो मैथमेटिकल ग्राफ हमने दो टाइप का देख लिया। एक स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल ग्राफ बात कर रहे हैं हम। मैथमेटिकल ग्राफ हमने एक स्ट्रेट लाइन देख लिया, और साथ ही साथ हमने क्या देख लिया? पैराबोलिक देख लिया। स्ट्रेट लाइन में आपको दो ही टाइप का देखा होगा आपने, एक जो थीटा ग्रेटर देन 90 वाला केस देखा, थीटा लेस देन 90 वाला केस देखा, और एक और देख लिया जब थीटा क्या था? 0 था, और एक और देख लिया था जब थीटा क्या था? 90 था। करेक्ट? 4 बात देखी थी क्या हमने? यस सर। पैराबोलिक में हमने कब देखा? कौन कौन सी इक्वेशन थी? जल्दी बोलो। y square equals to kx। आगे y square is equal to minus kx minus आगे x square is equal to ky x square is equal to minus ky। ठीक है। इंटरसेप्ट देखा हमने कि कब पॉजिटिव होगा और ये कब नेगेटिव होगा। थीटा के हिसाब से हमने सारी चीजें आज आपने देख ली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कौन कौन से रिसोर्सेज है? क्लास नोट्स, सीएपी वैक्यू मॉड्यूल्स, एंगेज हमने पढ़ रखा है। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम रिलेटिव मोशन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा? ठीक है एवरीबॉडी, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।